नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जिसका पतन हो रहा हो, जो गिर रहा हो, अगर उसे इसका एहसास न हो, उसे पता ही नहीं चल रहा हो कि उसका पतन हो रहा है, वो गिर रहा है, तो स्थिति और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यही हालत है कांग्रेस पार्टी की और उसके नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस पार्टी की हालत ये हो गई है, उसकी गिरावट की हालत ये हो गई है कि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी और जो सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो उसको झुंझुना पकड़ाती है और कांग्रेस और राहुल गांधी मगन होकर उसे बजाते रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। अब मैं हाल के दो ताज़ा मुद्दों की बात करूंगा। राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया वोट चोरी को और उन्होंने कहा कि वोट चोरी हो रही है, इसलिए बीजेपी जीत रही है, इसलिए हम हार रहे हैं। मतलब उनका ये था कि हमारी जो हार हो रही है, कांग्रेस पार्टी की जो हार हो रही है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का नेतृत्व कतई जिम्मेदार नहीं है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों की वोट चोरी जिम्मेदार है। जनता इसे मानने को तैयार नहीं है, देश की अदालत इसे मानने को तैयार नहीं है। बिहार में जनता ने अभी जो फैसला आया है बता दिया है कि उसका क्या सोचना है इस मुद्दे पर। जब बिहार में एसआईआर की घोषणा हुई, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, जब ये शुरू हुआ, चुनाव आयोग ने शुरू किया, तो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लगा कि मुझे अपने मुद्दे के लिए एक एंकर मिल गया है, उस मुद्दे को टांगने के लिए एक खूंटी मिल गई है। अब इस पर टांग कर जो है मैं इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस समय देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है वोट चोरी और एसआईआर। और संसद का जो मानसून सत्र था उसको चलने नहीं दिया कि एसआईआर पर चर्चा कराओ। अब ये मांग ऐसी थी कि जिसको कोई भी सरकार नहीं मान सकती थी। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती और बीजेपी इसकी मांग कर रही होती तो वो भी ना मान पाती। क्यों? उसके संवैधानिक कारण है कि एसआईआर का मुद्दा, एसआईआर का काम चुनाव आयोग करा रहा है, जो एक संवैधानिक संस्था है और उसको संविधान से अधिकार मिला हुआ है ये एसआईआर कराने का। अब संसद में किसी सदन में किसी विषय पर जब बहस होती है तो वो किसी न किसी सरकार के विभाग से जुड़ी हुई होती है, तो संबंधित मंत्री उसका जवाब देता है, या कोई भी मंत्री दे सकता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, तो सरकार जवाब देती है। सवाल यह है कि चुनाव आयोग पर चर्चा हो तो जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग तो संसद में है नहीं और सरकार चुनाव आयोग की ओर से बोल नहीं सकती। तो इसलिए सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती और इस तरह की रूलिंग कांग्रेस के ही स्पीकर बलराम जाखड़ दे चुके हैं कि चुनाव आयोग के कामों से संबंधित किसी मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस को तर्क नहीं दिखाई देते, कांग्रेस को रीज़न की बात सुनाई नहीं देती और राहुल गांधी का मानना है कि ये रीज़न और ये नियम और ये कानून दूसरे लोगों के लिए होंगे, हमारे लिए नहीं है। तो वो इस पर अड़े रहे। तो जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ और 2 दिन बर्बाद हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही चालाकी से एक झुंझुना पकड़ा दिया और कांग्रेस खुश हो गई, राहुल गांधी खुश हो गए कि वाह वाह हमारी जीत हो गई। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने और उसकी सरकार ने? उन्होंने कहा कि एसआईआर पर तो चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव सुधार पर हो सकती है। उस चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान आप एसआईआर पर बोल लीजिएगा, आपको उस पर बोलना है तो। और कांग्रेस इस ट्रैप में फंस गई। ट्रैप में फंस गई इसलिए भी कि कांग्रेस की और विपक्षी दलों की इस मुद्दे पर चर्चा की कोई तैयारी नहीं थी। उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि सरकार ये मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार होगी। तो उनका इरादा और उनका उद्देश्य सिर्फ हंगामा करना था कि संसद मत चलने दो, रोज़ हमारी खबर छपेगी, हमारे हंगामे की, हमारी ओर से जो बयान दिए जाएंगे उसकी खबर होगी और सरकार जो है एक तरह से कटघरे में खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार ने पासा पलट दिया। सरकार ने कहा कि आइए चर्चा कर लेते हैं, लेकिन विषय का नाम बदल दिया, यानी चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। व्यापक विषय हो गया तो उसमें एसआईआर एक हिस्सा बन गया, आ गया। अब कोई तैयारी तो थी नहीं, उसके तथ्य थे नहीं, तो राहुल गांधी का आप देखिए मतलब किस तरह की तैयारी थी, क्या सोच है। सिर्फ एक उनके बयान से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो संसद में खड़े होकर बोल रहे हैं और देश के गृह मंत्री को चुनौती दे रहे हैं, लोकसभा में कह रहे हैं कि मेरी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर संसद में चर्चा करा लीजिए। अब आपने इस तरह की बात किसी भी डेमोक्रेसी में
किसी भी जिम्मेदार नेता से नहीं सुनी होगी, लीडर अपोजिशन से तो बिल्कुल ही नहीं सुनी होगी, इसकी अपेक्षा भी नहीं की होगी किसी ने। लेकिन राहुल गांधी से आप कुछ भी अपेक्षा कर सकते हैं। तो उनके पास उन्होंने ये बता दिया कि मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था उसके अलावा कोई मेरे पास जो है मुद्दा नहीं है, मेरे पास कोई न तथ्य है न तर्क है। तो वो जो बोल चुके थे कमोबेश थोड़ा बहुत उसी आधार पर बोला। फिर उन्होंने दबाव डालने की कोशिश की गृह मंत्री पर, पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। अमित शाह ने कहा कि मैं किस बात को पहले रखूंगा ये मैं तय करूंगा, आप नहीं तय करेंगे और कोई और नहीं तय करेगा। तो कोई जवाब नहीं था उसके बाद राहुल गांधी के पास कि भाई जब वो कह रहे हैं कि आपके जो 3 प्रश्न हैं उनका तीनों का जवाब देने के लिए तैयार है, और तीनों का जवाब दिया। अब इस पूरी चर्चा से निकला क्या? चर्चा से निकला ये कि रूलिंग पार्टी यानी जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, उसने संसद में गांधी परिवार की 3 पीढ़ियों को वोट चोर बता दिया। उनकी वोट चोरी की पोल खोल दी, जिसका कोई जवाब कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के सदस्यों के पास नहीं था। 2 सदस्य उनके लोकसभा में हैं, एक जो है राज्यसभा में, यानी सोनिया गांधी राज्यसभा में, और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा है। इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं था अपने परिवार की वोट चोरी पर। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे, किसी को परमाणु बम कह के, किसी को हाइड्रोजन बम कह के, वो सब मुद्दों का जवाब जो दिया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उससे उनके जो समर्थक थे, शायद इस मुद्दे पर उनका समर्थन जो करते रहे होंगे, उनको भी कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। कुल मिलाकर ये हुआ कि कांग्रेस चली थी 24 से 26 बनने और रह गई दुबे। मुझे तो लगता है दुबे भी नहीं रह पाई। तो ये हुआ इस पूरी चर्चा से। अब उसको लगा कि ये तो हम गलत फंस गए, लेकिन माने कैसे? अहंकार जो है, ये एंटाइटलमेंट का जो भाव है, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं करने देता। तो वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा तो ध्वस्त हो गया। कायदे से ये मुद्दा तो जिस दिन बिहार विधानसभा के चुनाव का नतीजा आया उसी दिन ख़त्म हो गया था। उससे पहले हो गया था, लेकिन उस दिन जो है उस पर ख़त्म होने का ठप्पा लग गया, मुहर लग गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत देने से मना कर दिया तो कांग्रेस पार्टी में अगर कोई समझदार होता, पॉलिटिकल सेंस होती, तो समझ लेता कि अब इस मुद्दे से पीछे हट जाना चाहिए और कैसे हटना चाहिए उसकी रणनीति बनाता। लेकिन राहुल गांधी को ये सब समझाए कौन? तो हुआ ये कि जिस मांग को लेकर, जिसको लेकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे, उस पर सरकार को घेरना चाहते थे, खुद ही घिर गए। अब कोई मुद्दा बचा नहीं, लेकिन उस मुद्दे को छोड़ कैसे दें? तो अब सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिनों में एक विधेयक पेश किया, और जो मनरेगा का एक्ट था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसमें संशोधन कर दिया। संशोधन किया वो तो किया ही, साथ साथ उसका नाम भी बदल दिया। उसमें से महात्मा गांधी हटा दिया, उसको कहा विकसित भारत जी राम जी योजना, यानी ग्रामीण रोजगार योजना। अब ये देखिए कि अगर भाजपा चाहती तो इस योजना में जो उसने आधारभूत परिवर्तन किए हैं उन्हीं की बात करती, नाम न बदलती। लेकिन नाम बदलने से भाजपा को मालूम था कि कांग्रेस क्या करेगी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जो नया एक्ट बना है, मतलब अब बन जाएगा एक्ट, संसद से पास हो गया है विधेयक, इसमें इस योजना में आमूल परिवर्तन कर दिया गया है। इसको आजीविका से जोड़ दिया गया है, इसमें आधारभूत संरचना को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा इसमें व्यवस्था की गई कि 4 प्रमुख क्षेत्र होंगे, 4 श्रेणियां होंगी जिनमें मुख्य रूप से काम होगा। एक जल संरक्षण का, एक आधारभूत संरचना का, आजीविका का, और उसके अलावा प्राकृतिक आपदा के समय जो ग्रामीणों के काम आ सके ऐसी जो है परिसंपत्तियों का सृजन। उसके अलावा रोजगार के जो 100 दिन की गारंटी थी कानूनन, उसको बढ़ाकर 125 कर दिया। उसके अलावा मजदूरी भी बढ़ा दी और बजट भी बढ़ा दिया। 51 लाख रुपए सालाना का बजट कर दिया और कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इसे और बढ़ा सकते हैं। और जो ये आलोचना कर रहे हैं कि पहले डिमांड पर मिलता था काम, उसको और ज़्यादा पुख्ता कर दिया है। पहले डिमांड अगर होती थी रोज़गार की तो फिर ये तय किया जाता था कि अच्छा क्या करें, चलो गड्ढा खोद लो, तालाब खोद लो, ये सब होता था। अब तय कर दिया कि पहले से ग्राम समितियां योजना बनाएंगी कि गांव के विकास के लिए ज़रूरी क्या है, प्राथमिकता क्या है, उसकी योजना पहले से तैयार होगी।
तो जैसे ही काम मांगेंगे उस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। और इसको जोड़ दिया गया प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से कि उसकी मॉनिटरिंग होती रहेगी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस योजना में जो घोटाले हो रहे थे उनको रोकने के लिए जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया कि जो रोजगार गारंटी कार्ड है यानी मनरेगा कार्ड जो था उसको आधार से जोड़ दिया। तो कई करोड़ फर्जी आधार कार्ड निकले, उन सब की सफाई हो गई। इसके अलावा ये योजना 2005 में यूपीए शासन में शुरू हुई थी जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार थी। 2009 में कांग्रेस की सीटें बढ़ गई तो कहा गया कि दो कारणों से बढ़ी, एक मनरेगा योजना के कारण और दूसरी जो कर्ज माफ़ी किसानों की थी। ये दो मुद्दे थे जिनकी वजह से सीटें बढ़ गई। याद रखिए, पहले जो इस योजना को नरेगा का नाम दिया गया था, 2009 में जीतने के बाद इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया, मनरेगा हो गया ये। लेकिन 2014 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस की सीटें 206 जो 2009 में आई थी उससे घटकर 47 पर आ गई। ये फायदा हुआ नाम बदलने से कांग्रेस पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। कांग्रेस पार्टी ने 2005 से 2014 के बीच 9 साल में इस योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस योजना पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अब इसका बजट बढ़ाकर जो है सालाना 51 लाख करोड़ का कर दिया गया है। तो मुद्दा तो ये होना चाहिए कि भाई ये योजना में जो परिवर्तन किया गया है इससे ग्रामीणों को फायदा होगा, ग्रामीण समाज को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्या पक्ष में है क्या खिलाफ है। इससे पहले वाली योजना में, पुरानी योजना में क्या अच्छा था जिसको हटा दिया गया और क्या बुरा है जो इस नई योजना में जोड़ दिया गया है। तो किसी योजना के बारे में चर्चा तो इन्हीं मुद्दों पर होगी। तो कांग्रेस के पास इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तो कोई तर्क तथ्य है नहीं। उनको मालूम है कि इस योजना को बहुत बेहतर बना दिया गया है। इस योजना से ग्रामीण विकास का पूरा ढांचा बदलने वाला है। तो उनको मुद्दा क्या मिला, जो मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर पकड़ाया। वो चाहती तो इस योजना का नाम न बदलती। हालांकि इस योजना का नाम बदलने के पीछे एक कारण ये भी है कि इसकी जो ओनरशिप कांग्रेस पार्टी के पास है उस ओनरशिप को छीन लिया भाजपा ने कि हम इस योजना को पूरा इसमें आमूल परिवर्तन कर दिया, इसका आकार इतना बढ़ा दिया, इसकी जो आधारभूत संरचना थी उसमें बदलाव कर दिया। मतलब एक तरह की नई योजना हो गई। तो उसकी ओनरशिप हम कांग्रेस को क्यों दें। और फिर भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया। राम जी आते ही जो है कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। भगवान राम का जैसे ही नाम आता है बहुत परेशान हो जाती है कांग्रेस और उसके साथी दल भी परेशान हो जाते हैं। तो वो भी काम कर दिया। तो अब कांग्रेस के पास मुद्दा इस सारे मामले में ये है कि इसमें से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया, यानी ये महात्मा गांधी का अपमान है। कांग्रेस पार्टी भूल गई राजीव गांधी के समय में भी ग्रामीण रोजगार की योजना शुरू हुई थी जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ही, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार ने जवाहर नाम हटा दिया, नरेगा नाम से शुरू की। तब कांग्रेस को ये नहीं नजर आया कि ये जवाहरलाल नेहरू का अपमान है। अब गांधी जी का नाम हटा तो उनको गांधी जी का अपमान लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस देश में गांधी का अपमान जितना कांग्रेस पार्टी ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। उनकी एक बात नहीं मानी। ग्राम स्वराज की उनकी जो कल्पना थी उसमें 50-55 साल 60 साल जो कांग्रेस का राज रहा उसमें कुछ काम नहीं हुआ उस मुद्दे पर। लेकिन गांधी जी का नाम हट गया योजना से, उनको लगा ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यही है कि गांधी जी का अपमान हो गया। तो अब आंदोलन की तैयारी हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने अपने जीवन में कभी कोई आंदोलन किया नहीं है और सोनिया गांधी की कांग्रेस ने तो कोई आंदोलन नहीं किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी एक मंच थी, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। तो इसलिए उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो भी उसमें भी कितने झोल हैं उसकी बात फिर कभी होगी। लेकिन सोनिया गांधी की कांग्रेस या आज़ादी के बाद जो कांग्रेस है उसने कोई आंदोलन नहीं किया है। उसका आंदोलन का कोई इतिहास नहीं है पिछले 79 साल का, 79 ईयर्स का। अब वो कह रहे हैं कि हम अब बीच बीच में बोलते रहते हैं कि हम इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे, उस मुद्दे पर करेंगे।
तो वो आंदोलन की घोषणा, या बल्कि मैं उससे कहता हूँ आंदोलन करने की धमकी देते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई शक्ति है नहीं, न तो पॉलिटिकल विल है और न ही सांगठनिक शक्ति है कि वो कोई आंदोलन कर सके। लेकिन फिर से एक बार आंदोलन की धमकी दी है कांग्रेस पार्टी ने कि इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। अब ये नया झुंझुना जो पकड़ा दिया है भाजपा ने, उसको लेकर बहुत तेज़ी से बजा रही है कांग्रेस, और आने वाले कुछ समय तक बजाती रहेगी। इसका कांग्रेस पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। योजना का नाम क्या है, इससे किसी एक भी ग्रामीण पर कोई असर नहीं पड़ता। उस योजना से उसे लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इससे असर पड़ता है। तो कांग्रेस पार्टी अगर ये बताती लोगों को कि देखिए हमने जो योजना बनाई थी उससे ये लाभ हो रहा था, जिस लाभ को इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो बात लोगों को समझ में आती है। लेकिन नाम बदल जाने से योजना का प्रभाव बदल जाएगा, ऐसा साबित करना कांग्रेस के लिए असंभव है, क्योंकि उसके पास न तो तथ्य है न तर्क है। इस योजना में जो कुछ अच्छा हुआ है, ये योजना ज़मीन पर जैसे ही उतरेगी और उतरना शुरू हो जाएगी अब, तो आप मान कर चलिए ग्रामीण विकास में ये एक बड़ी छलांग होगी। ग्रामीण जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आजीविका की बात हो, रोज़गार की बात हो, इसमें जो है पशुपालन भी जोड़ा गया है, इसमें मछली पालन भी जोड़ा गया है, मुर्गी पालन भी जोड़ा गया है। इस तरह की आजीविका संबंधी जो योजनाएं हैं उनको भी जोड़ा गया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी को तलाश है एक मुद्दे की जिस पर वो खड़ी हो सके। वो जितने मुद्दे चुनती है वो सब लंगड़े मुद्दे होते हैं। ये मुद्दा भी ज़मीन से कटा हुआ मुद्दा है। इससे साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह के मुद्दे उठा रही है, उससे साबित होता है कि ये पार्टी ज़मीन से पूरी तरह से कट चुकी है। इसको पता ही नहीं है कि ज़मीन पर हो क्या रहा है, लोग चाहते क्या हैं, लोग पसंद क्या करते हैं, नापसंद क्या करते हैं, किस मुद्दे पर नाराज़ हो सकते हैं, किस पर खुश हो सकते हैं। इस सब का कोई अध्ययन, कोई जानकारी कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। ये आंदोलन शुरू करने से पहले उसने कोई फीडबैक नहीं लिया भारत के ग्रामीण इलाकों से। ये नाम बदलना उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इससे उनकी स्कीम में आस्था बढ़ी है, घटी है, इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है, कोई फीडबैक नहीं लिया गया है। तो इसलिए इस मुद्दे का भी गिरना तय है। लेकिन फिलहाल तो एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा पीछे चला गया है। भाजपा ने एक मौका दिया है कांग्रेस को वो मुद्दा छोड़ने का, या कहिए भाजपा ने वो मुद्दा कांग्रेस से छुड़वा दिया है। अब ये नया झुनझुना आप देखिए कितनी देर बजता है, कितनी देर कांग्रेस बजा पाती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।